वारी संविदा कर्मियों के लिए सीएम का प्लान, नियमितीकरण की राह होगी आसान। मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। भोपाल में हुए संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा नीति 2023 के पूर्ण क्रियान्वयन करने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। आप लोग अनुबंध से जरूर आते हैं, लेकिन विराट विश्वास के साथ आते हैं। संविदा कर्मचारी मन से काम करने का समूह है। हमारी सरकार संविदा कर्मचारियों के हक के लिए हमेशा साथ खड़ी है। सीएम ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की हर मांग को सरकार पूरा करेगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के साथ संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी बैठक कर समाधान निकालेंगे। बता दें कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों के संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। जबकि हाईकोर्ट से कई बार ये निर्देश दिए जा चुके हैं कि एक समान काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, पहले आपको हम ये भी सुनवा देते हैं। समय में जो हमने लाभ चालू किए वो कई मिले हैं, लेकिन कुछ बातें वो रही, उनको भी देने की दिशा में काम कराना चाहिए। हमने कहा कि जैसे कि आपको मालूम है 10 वर्षों से अधिक अनुभवी संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर जब संविलियन करने की बात कही है, तो 50% को हमने चालू रखी। इस दिशा में और आगे हम काम करने वाले हैं। आपने कहा संविदा नीति 2023 समस्त विभागों में एमपीएस, ग्रेजुएटी, स्वास्थ्य, बीमा लाभ, अनुकंपा नियुक्ति के केंद्र पोषित समस्त योजनाओं परियोजनाओं के एक साथ क्रियान्वयन के आदेश निकाले जाए। संविदा कर्मियों को दंड के प्रावधान सीसीए रूल 1965, 1966 को पूर्णतः लागू किया जाए। तो ऐसे में जब संविदा नीति 2023 विकास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग और निगम मंडल में लागू करने के लिए संबंधित निगम सक्षम है और नीति का क्रियान्वयन कराया जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधारे, हमने उनका अभिनंदन कार्यक्रम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 2023 की नीति और सम्मेलन जैसे विषयों पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें हमें स्वीकार किया है और जीएडी और वित्त के साथ मिलकर हमारी संविदा की जो समस्या है उसका निवारण हम कराएंगे। इसमें डीए है, अनुकंपा नियुक्ति, ग्रेजुएटी, एनपीएस, सीसीए रूल 1965-66 और संविदा का जो टर्मिनेशन का डर रहता है उस डर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको मुक्त कराया है और इन्हीं के साथ हम धन्यवाद और बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे सभी विभागों के संविदा कर्मचारी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करने के लिए आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पूरा समय दिया और आप सभी लोगों ने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल एक बात स्पष्ट बोल के गए हैं कि हम कोई बात झूठ नहीं बोलते हैं। सारी चीज़ें आप सभी लोगों के करेंगे, चाहे वेतन विसंगति का विषय हो, चाहे डीए का भी विषय हो, चाहे छुट्टियों का विषय हो, और भी जो हमारे निष्कासन जैसी प्रक्रिया और अप्रेजल जैसी प्रक्रिया और साथ में बॉन्ड प्रक्रिया पे भी माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो निश्चित ही है संविदा कर्मचारी पूरी तरह से आसानवान है। उन्होंने अभी मांगों पर ये बोला है कि हम विचार करके फिर आपकी जो भी मांगे हैं उन सभी के लिए हम तैयार हैं, देंगे, मांगे पूरी करेंगे, वो उन्होंने आश्वासन दिया है। बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं तो हमारे बारे में वो सोचते हैं, इसीलिए आज वो अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने आश्वासन दिया है वो जरूर पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो संविदा कर्मियों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ कर्मचारी नेता रमेश राठौर जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत रमेश जी से करूंगा। रमेश जी, कैसे देखते हैं संविदा कर्मियों को लेकर जो घोषणा और जो ऐलान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से किया है और नियमितीकरण के संकेत भी दे दिए? देखिए, संविदा आज पूरे प्रदेश से, पूरे संविदा के हर विभाग से और पूरे प्रदेश के कोने कोने से संविदा कर्मचारी आज भोपाल में आए थे। बड़ी उम्मीदों को लेके आए थे कि आज संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। संविदा कर्मचारी पूरे प्रदेश के 54 विभागों में नियमित कर्मचारियों की तरह काम करते हैं। भर्ती भी प्रक्रिया भी नियमित कर्मचारियों के समान हुई है, लेकिन उनसे जो है बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता है। उनको जो है कभी बहुत सारे जो संविदा कर्मचारी हैं जैसे सहायक वार्डन हो गई हैं, उनको तो 24 घंटे का हॉस्टलों में सेवाएं देनी पड़ती है। उनको
साप्ताहिक अवकाश का भी प्रावधान नहीं है, अर्जित अवकाश तक का प्रावधान नहीं है, मेडिकल अवकाश तक का भी प्रावधान नहीं है। ऐसे पूरे प्रदेश के 54 विभागों के साथ है कि अर्जित अवकाश नहीं है, मेडिकल अवकाश नहीं है, लेकिन नियमित कर्मचारी जैसे काम कर रहे हैं। न्यूनतम वेतन का प्रावधान किया गया है, लेकिन महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, इंक्रीमेंट, हाउस रेंट, मेडिकल ऐसी सुविधाएं नहीं है, लेकिन आप काम पूरा ले रहे हो। तो ऐसी सबसे बड़ी संविदा कर्मचारियों की मांग थी कि संविदा कर्मचारी नियमित किया जाए, नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान भत्ते दिए जाएं, और संविदा कर्मचारी को जो पेंशन, जो पुरानी पेंशन है, वो सारी चीजों के दी जाए। ऐसी बहुत सारी मांगे थी, जिससे बड़ी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री जी से संविदा कर्मचारियों ने लगाई थी कि आज ये घोषणा करेंगे। लेकिन 2023 की नीति तो वो लागू है। 54 विभागों में से कम 50 विभागों में संविदा कर्मचारियों पर 2023 की नीति लागू है। 2-4 योजनाएं हैं जिसमें लागू नहीं है, और बड़ी वेतन विसंगतियां 2023 की नीति में तो बड़ी वेतन विसंगतियां हो गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गए, MIS कोऑर्डिनेटर हो गए, बहुत सारे पदों का तो वेतनमान ही कम। लेकिन रमेश जी देखिए, अभी आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि करीब 54 जो विभाग है उनमें से 50 में ये संविदा 2023 की जो नीति थी वो लागू थी, लेकिन 4 विभाग तो ऐसे बचे हुए थे ना जो कि संविदा होने के बाद भी संविदा में ही उसमें असमानताएं थी, यानी कि संविदा कर्मचारियों के बीच ही असमानताएं हुई थी। तो हालांकि अब उनको संविदा कर्मियों के बराबर ही तो समानताएं मिलेगी, कम से कम उनके हित के लिए तो ये काम हो गया है। देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग ने जब कोई आदेश जारी कर दिया है, जब 50 विभागों में वो लागू हो चुकी है, तो वो 4 विभागों में आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं लागू हो जाएगी। उसके लिए सभी हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जहां नहीं हुई हम वो जाके करवाते हैं। हमारे पूरे प्रदेश इस तरह का बड़ा संगठन है, जाके उन जिस विभागों में नहीं होती है हमने लड़ के कराया है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे मनरेगा हो, ऐसी समग्र शिक्षा अभियान हो, बहुत सारे विभागों में हमने करवा चुके हैं। ये बहुत, जब जो GAD एक बार आदेश जारी कर चुका होता है तो विभागों को उसका पालन करवाना के लिए बाध्य है। जहां नहीं होगा वहां कुछ ना कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया या कुछ ऐसी समस्या है, वहां लागू हो जाएगी। लेकिन पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जो जिनको 25 से 30 साल हो गए, 22 साल हो गए काम करते हुए, 15 साल हो गए, इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि लोग रिटायर्ड होते जा गए, लोग सेवानिवृत्त की कगार पे आ गए, लेकिन नियमित कर्मचारी को मिलता है 1.5 लाख, उसी पद का संविदा कर्मचारी को मिलता है 30,000, किसी को 25,000। ये बहुत बड़ी विसंगति है। मेन नियमितीकरण की मांग है कि आर्थिक रूप से संविदा कर्मचारी सक्षम हो जाता, संविदा कर्मचारियों को भी कम से कम उसको एक नियमितीकरण का जो ठप्पा था वो सेवानिवृत्त होता, तो नियमितीकरण की नियमित होके हुए वो संविदा पे भर्ती हुआ, 35 साल की नौकरी पे आप संविदा पे उसको रिटायरमेंट कर रहे हो। आपने दैनिक वेतन भोगी को स्थायी कर्मचारी बना दिया, आपने कार्यभारित को स्थायी कर्मचारी बना दिया, सबको स्थायी कर्मचारी बना दिया। संविदा कर्मचारी का सबसे बड़ा दंश है कि हर साल उसे संविदा नवीनीकरण के नाम पे उसको परेशान किया जाता है। बोलते क्या, जिसे अंग्रेज भारतीयों के साथ एवं दर्जे का व्यवहार करते थे, वैसे ही व्यवहार संविदा कर्मचारियों के साथ किया जाता है। जब चाहे उनको बोल देते हैं हर साल जब भी संविदा का नवीनीकरण होता है कि आपका काम नहीं है, आपको यदि आपने उनकी बातें नहीं मानी तो आपको भगा देंगे कि अभी भी संविदा पे कर्मचारी हो। संविदा एक शब्द अभिशाप हो गई है, संविदा शब्द एक गाली हो गई है। संविदा कर्मचारी को बड़ी उम्मीद थी कि संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण आप संविदा को गाली कह रहे हैं, उधर मंच से संविदा कर्मियों को हनुमान जी से तुलना कर दी है। उन्होंने कहा जैसे राम के लिए हनुमान वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के लिए संविदा कर्मी है। देखिए, तो बड़ी सराहना कर गए। नहीं, देखिए, तुलना तो किसी से भी की जा सकती है सारी चीजें, लेकिन जो संविदा का कर्मचारी काम कर रहा है दंश तो उसी को मिल रहा है ना। वो भोग रहा है कि किस तरह से संविदा कर्मचारी किस तरह किन परिस्थितियों में काम कर रहा है। जब चाहे उसकी जैसे स्मार्ट सिटी अभी बंद होने वाली है, स्मार्ट सिटी के संविदा कर्मचारी को 10 साल उन्होंने काम किया, अब वो स्मार्ट सिटी का आप का कुछ दूसरी योजनाओं में सम्मिलन नहीं कर, आप उनको निकाल दोगे, या जो भी कुछ है उनका होना चाहिए। ऐसे संविदा कर्मचारी के साथ बहुत सारे संविदा कर्मचारी को निकाल दिया गया। हम तो कह रहे हैं कि आप जब समान कार्य का समान वेतन सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि 10 साल जिनको भी हो गए, चाहे किसी भी प्रकार की भर्ती हुई, यदि सरकार ने रखी, सरकार की गलती है, आप उनको नियमित कर्मचारियों के समान वेतनमान भत्ते दिए जाए। तो इतने सालों के बाद सब संविदा कर्मचारियों की भर्ती नियमित कर्मचारियों के साथ हुई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सारे विभाग के संविदा कर्मचारी हैं, सबको है, तो मुख्यमंत्री को इस मंच से संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा की जानी चाहिए थी और समान का समान वेतन की जाए। बड़ी आशा थी मुख्यमंत्री जी से, और हम मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देते हैं कि आपने जो इतना संविदा कर्मचारियों के लिए 2023 की नीति जो बनाई थी उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री जी को, और ये निवेदन करते हैं कि संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाना चाहिए, समान का समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए
संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों का बड़ा सम्मेलन आज राजधानी भोपाल में हुआ। हालांकि नियमितीकरण की मांग को लेकर तमाम जो कर्मचारी है वो वहां पर जुटे थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने आश्वासन दे दिया है। हालांकि इसके बाद से जो कर्मचारी नेता है, तमाम संविदा कर्मचारियों की ओर से अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंच से घोषणा कर देते सीएम तो ज्यादा बेहतर रहता। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, आज जो प्रदर्शन किया, मध्य प्रदेश में लगभग 1.5 लाख के लगभग संविदा कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों में, और इनके नीचे आउटसोर्स के भी कर्मचारी लगभग 4 लाख हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी संख्या बनती है। अब ये संविदा की नियुक्ति कुछ अलग प्रावधान के तहत होती है और आउटसोर्स की अलग होती है, क्योंकि आउटसोर्स एक एजेंसी के थ्रू होता है और संविदा सीधे जिस निकाय में जिस भी विभाग में होती है वो उस विभाग का कर्मचारी कहलाता है, लेकिन नियम और शर्तें अलग अलग होती हैं। लेकिन राजनीति में हमने देखा है कि हमेशा जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जब संगठन बड़ा हो जाता है, तो उनकी मांग भी मांगी जाती है। तो इनकी बहुत सी विसंगतियां हैं, वेतन विसंगतियां हैं, इनकी एपीएस नई पेंशन स्कीम की है, अनुकंपा नियुक्तियां की हैं, वेतनमान के साथ साथ इनके जो इंक्रीमेंट की है, इनको जो बेसिक वेतनमान तो दिया है लेकिन इंक्रीमेंट नहीं दिए जा रहे हैं। तो एक बेसिक अधिकार तो बनता है कि जो कर्मचारी है और जो नियमित कर्मचारी के अनुरूप काम कर रहा है, तो उसको क्यों ना समान कार्य समान वेतन के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, उसको सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये उनका बेसिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। और संविधान में इस तरह से बहुत से प्रावधान भी हैं, चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे आर्टिकल 39 हो, चाहे आर्टिकल 21 हो। इन सब में ये प्रावधान दिया है कि समान कार्य समान वेतन, और इस तरह से गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पे दी है। लेकिन क्या होता है कि सरकार अपने हिसाब से उनकी व्याख्या करती है और इस तरह से उनको लागू नहीं कर पाती है। आज जिस तरह से प्रदर्शन किया और ये भारतीय मजदूर संघ के बैनर की तरह किया है, तो निश्चित रूप से सीएम साहब उसको बात को मानने के लिए बाध्य होंगे। भले उन्होंने घोषणा नहीं की, लेकिन वो संगठन सरकार के समकक्ष संगठन है और सरकार के कर्मचारी नीतियों के लिए वो नीतिगत तैयार करता है, सरकार का समर्थन करता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि कोई ना कोई रास्ता, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनके सेक्रेटरी, वित्त सेक्रेटरी और जीएडी के सेक्रेटरी बनकर एक समन्वय के रूप में एक कमेटी बनाएंगे और उसके तरह उनकी योजनाओं के तहत जो उनको लाभ मिलना चाहिए उन पे चर्चा होगी। और एक नया, अब ये घोषणा हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि एक कदम आगे बढ़ गए हैं ये लोग। भले आज घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संविदा की जो मांग है, निश्चित रूप से कई लोग रिटायर भी हो गए उनकी उस तरह से, और कई लोग रिटायरमेंट की एज में भी आ गए। लेकिन ये बिल्कुल बात है कि जो कर्मचारी जिस युवा शक्ति के रूप में अपने जीवन के वह क्षण दिए हैं, जो वह ऊर्जावान था, गतिशीलता था, तो उसको उसके हिसाब से फायदा मिलना चाहिए जब वो 60 या 65 साल का हो जाता है, रिटायरमेंट की एज में हो जाता है। तो ये बेसिक राइट है उनके, लेकिन इस तरह से मांग करते रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि सरकारी निकायों में ये बिल्कुल समान कार की तरह काम करते हैं, जो नियमित कर्मचारी करते हैं उनकी तरह काम करते हैं। और ये अगर ये अपने काम में जिस तरह से अगर अभिरुचि दिखा दें तो सरकार का काम भी प्रभावित होगा। तो आज इन्होंने जिस तरह से बात की, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण विषय मैं ये रखना चाहूंगा कि इनके साथ जो छुट्टियां हैं मिलना चाहिए, इनको अवकाश मिलना चाहिए, अनुकंपा नियुक्ति के भी मिलना चाहिए, और एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत, क्योंकि अब ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं है, लेकिन शायद कर्मचारियों को मिलना शुरुआत हो गई है। लेकिन मेरा मानना भी है कि समय के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ता है, तो इनके महंगाई भत्ते में भी इंक्रीजन होना चाहिए। और जिस तरह से सरकार अगर ये कर्मचारी संगठन दबाव बनाएंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी कर्मचारियों को अपने संघर्ष के लिए लड़ना पड़ता है, और उसमें कहीं कहीं आज जिस तरह से इन्होंने एक भारतीय मजदूर बीएमएस के बैनर तरह ये मांग रखी है, तो मुझे ये लगता है कि यह संगठन भारत का बहुत बड़ा संगठन है और ये काफी प्रामाणिक संगठन है, और इसके तहत सरकार भी बाध्य होती है। तो ये बात मुझे लगता है कि इनकी बात को काफी कुछ हिसाब से रखा जाएगा। दूसरी बात मैं एक महत्वपूर्ण और ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इन लोगों को नियुक्तियों में आरक्षण दिया गया था, जो कि रेगुलर सर्विस निकाली जाएंगी उनमें, तो उसमें भी जो 50% का है कि इनको प्रमोशन और उस तरह से जो परीक्षाओं में हो बैठेंगे तो उनको भी दिया जाएगा। तो वो शायद मुझे लगता है घोषणा भर हुई है, उसको क्रियान्वित नहीं हो पा रहा है। उसमें जो टेक्निकल कमी है उसको दूर करने के लिए इन कर्मचारी संघ को ज्यादा लोग समझते हैं,
उसकी मांग करना चाहिए। और इसके कई लोग उसमें टैलेंटेड लोग होते हैं और वो परीक्षा से चयन होकर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से भी माहौल, क्योंकि अगर इस तरह से काफी कुछ चीजें होंगी तो परिवर्तन आएगा, क्योंकि आरक्षण जो मिला है उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है योजनाओं का, तो फिर उसका मतलब क्या है। तो इस कर्मचारी संघ की जिम्मेदारी है, जो इनका संगठन है, जो यहाँ कर्मचारी नेताजी राठौर जी बैठे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका ड्राफ्ट बनाए और सरकार को इसके लिए वैध करें। क्योंकि जब नीतियां निकलती हैं कि उसके लिए जिस तरह से विभागों में निकलती हैं, तो चाहे वो अब तो कर्मचारी चयन आयोग हो गया है, पहले व्यापम के द्वारा था, तो इसके तहत जो नीतियां निकलती हैं तो उसके तहत उनमें होना चाहिए कि ये हमारे इस विभाग में नीतियां नहीं निकले हैं, हमारे कर्मचारियों को भी इसके तहत क्राइटेरिया में रखा जाए। तो वो टेक्निकल चीज कर्मचारी संगठन के लोग ज्यादा समझते हैं, लेकिन वाजिब बात यही है कि जब संविधान अधिकार देता है कि आर्टिकल 14 देता है, आर्टिकल 39 देता है समान कार्य समान वेतन के रूप में, जब वो एक सा कार्य कर रहे हैं तो उनको निश्चित रूप से उनकी विसंगतियों को दूर करना चाहिए सरकार को। और सरकार जब तक अपने कर्मचारियों को खुश नहीं करेगी और उनके लाभान्वित रहे, तो सरकार भी अपने कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाएगी, क्योंकि कर्मचारी ही उनको आगे मोटिवेट करने वाले, उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले के लिए सहायक होते हैं। जी रमेश जी, अब कर्मचारी संगठनों की आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए, कर्मचारी संगठन का हमेशा ऐसा ये सिद्धांत रहा है कि अपनी मांगों को लेके सरकार के सामने आवाज बुलंद करना। तो जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती, समस्याएं का समाधान नहीं हो जाता, जब तक बंधुआ मजदूरी से संविदा कर्मचारियों को मुक्ति नहीं मिल जाती और नियमितीकरण जैसे नियमित कर्मचारियों जैसे समान कार्य समान वेतन और उनके हक और अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ और हमारे संविदा कर्मचारी शासन के सामने संघर्ष करते रहेंगे और शासन को अपनी मांगों से अवगत कराते रहेंगे। और लगातार हम प्रयास करते रहेंगे कि जो हमारे बेचारे संविदा कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनको उनका हक और अधिकार मिले। वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश शासन ने, आपने देखा, शिक्षा कर्मी 500 रुपए पे लगे हुए थे, गुरुजी पंचायत कर्मी, इनकी नियुक्ति सरपंचों ने की थी, पिछले दरवाजे से की थी। जब मध्य प्रदेश शासन उन ऐसे लोगों को नियमितीकरण कर सकती है तो संविदा कर्मचारियों को क्यों नहीं कर सकती? वहीं जन अभियान परिषद के संविदा कर्मचारियों को आपने नियमितीकरण कैसे कर दिया? होम्योपैथी डॉक्टरों को आपने नियमितीकरण कैसे कर दिया? यह भी एक बड़ा प्रश्न है कि आप दोहरी नीति नहीं अपनाना चाहिए। एक तरफ आप जन अभियान परिषद के सारे संविदा कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं, जो डॉक्टर होते हैं उनको आप नियमित कर रहे हैं, वहीं ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने नियमित कर दिया। तो ये दोहरी नीति क्यों? कुछ संविदा कर्मचारियों के विभागों के लिए अलग नीति है, कुछ के लिए अलग नीति है। देखिए, सरकार जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है। आपने देखा कि जो नक्सली होते हैं वो यदि वो आत्मसमर्पण करते हैं उनको सरकारी नौकरी मिल जाती है, 5 एकड़ जमीन मिल जाती है, उनको दुकान मकान जमीन सब मिल जाती है। जब अब सरकार उनको दे सकती है तो जो संविदा कर्मचारी हैं तो उन संविदा कर्मचारियों को नियमित क्यों नहीं कर सकती? वहीं आपने शिक्षा कर्मियों को किया, पदों का निर्माण करके किया, आपने पंचायत कर्मियों का पदों का निर्माण करके किया, गुरुजियों को आपने पदों का निर्माण किया। तो ये 1.5 लाख संविदा कर्मचारी जो पिछले 25 से 30 सालों से काम कर रहे हैं, तो आप उनका नियमितीकरण क्यों नहीं कर सकते? लेकिन रमेश जी जो संकेत सीएम की ओर से दिए गए हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि अब जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो नियमितीकरण की ओर आगे बढ़ रही है और उसको लेकर काम किया जाएगा, क्योंकि अगर जो आश्वासन सीएम की ओर से दिया गया उन पर काम भी किया गया है। अभी हमने देखा कि शिक्षकों की ओर से समयमान वेतनमान की मांग की जा रही थी, 4थे समयमान वेतनमान की, उसकी घोषणा भी कर दी गई है। तो तमाम जो काम किए गए, कहा गया, उसको पूरा भी तो किया जा रहा है। देखिए, शिक्षकों को जो समयमान वेतनमान की आप बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के सभी विभागों के जो नियमित कर्मचारी थे उनको चौथा समयमान वेतनमान दिया था, शिक्षकों को नहीं दिया। तो उनका हक और अधिकार बनता था कि चौथा समयमान उनको दिया जाए। वहीं जो 50% की नियमितीकरण की बात जो आप कर रहे हैं कि जो 50% नियमित पदों पर आरक्षण दिया जाएगा, एक्चुअली में वो वास्तव में 5% भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें एक लाइन डाल दी गई है कि संविदा कर्मचारियों को जो विभागों में संविदा कर्मचारी उसका 50% या जो पद निकाले उसका 50%, दोनों में से जो कम होगा वो दिया जाएगा। तो विभाग निकाल रहा है 1000 पद, यदि विभाग में संविदा कर्मचारी नहीं है तो वो उसका परसेंटेज हो गया 0, उसका 50% तो 0 हुआ क्योंकि विभाग में संविदा कर्मचारी है नहीं। जब विभाग ने निकाली 1000 कर्मचारियों की तो 500 0 में से जो कम होगा वो मिलेगा।
तो वहां पे हमें आरक्षण 0 मिलता है। तो वो जो 50% की जगह हमें 0 आरक्षण हो गया। ऐसे अभी तक 2023 से लेके अभी तक जो हमें आरक्षण मिला है वो कई विभागों में तो हमें 0% मिला है और कुछ विभागों में 2 या 3% मिल गया। 2018 की हमारी संविधान नीति में सीधे 20% हमको मिलता था। तो ऐसी बहुत सी विसंगतियां हैं जो कि शासन के संज्ञान में नहीं आती, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आती हैं। अधिकारी अपने इस तरह से ही उनको गुणा भाग करके आदेश जारी कर देते, जिसके कारण संविदा कर्मचारियों को 2023 की नीति में डाटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड पे कम कर दिया, छुट्टियां कम कर दी, बहुत सारे ऐसा नुकसान हुआ 2023 की नीति में हमें। ठीक है, हमारे साथ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के उपाध्यक्ष रोबिन श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है रोबिन जी। कितना सहमत है आप रमेश जी से, क्या कहेंगे? अच्छा, जैसे कि रमेश जी ने बताया था, ये भी हमारे काफी संघर्ष समय बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं संविदा के नियमितीकरण के लिए। तो जैसा कि बता रहे हैं, ये बात सत्य है कि 2023 की नीति जो सामान्य प्रशासन द्वारा लागू की गई थी, लागू करने के लिए लिखा था, लेकिन उसमें नीचे एक लाइन डाल दी थी कि विभाग अपने अनुसार इसे लागू करें। तो वहाँ दिक्कत ये आई कि विभागों ने अपने अपने अनुसार लागू किए, जो उसके मुख्य प्रावधान थे उसमें से लाभ नहीं दिया गया, ना तो अनुकंपा नियुक्ति, ना ग्रेच्युटी, ऐसी बहुत सारी योजनाओं में उन्होंने अपने अपने हिसाब से वो निकाले आदेश। तो चूंकि तो जो भी नीति के संदर्भ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है कि जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू की गई उसे अक्षर से लागू किया जाए। कोई सामान्य प्रशासन विभाग से बड़ा कोई विभाग हो नहीं सकता। जब वहां से संविदा नीति एक बार 2023 लागू हो चुकी है तो उसे उसका अक्षर से पालन किया जाए। उसका अक्षर से पालन नहीं हुआ, तभी तो हम लोगों में रोष और वो बढ़ा आक्रोश। अच्छा, इसके लिए फिर हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिले तो उन्होंने आज लगभग घोषणा की है कि संविदा नीति 2030 को अक्षर से सामान्य प्रशासन के तहत उसको लागू किया जाएगा। और नियमितीकरण को लेकर भी कर्मचारियों की मांग थी। जी, नियमितीकरण की जो मांग थी तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि जो 50% का आरक्षण है इसे 50% बढ़ाकर और दिया जाएगा। लेकिन विसंगति ये रही है कि अभी तक 50% ही नहीं मिल पाया हम लोगों को। वास्तविक रूप से क्या है कि इसका फायदा संविदा कर्मचारियों को नहीं मिला है। जो भी मिला है 2018 की नीति से जो भी था उसमें 20% था, उसमें से थोड़ा जरूर मिल गया, पर 2023 की नीति के तहत तो और भी कम हो गया है और विभागों ने अपने अपने हिसाब से जो आरक्षण वो नहीं दिया गया है। तो अब आगे क्या भूमिका रहेगी, क्या करेंगे अब आप लोग? आगे भूमिका यही है जो आज मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जो 2023 की नीति है, जो उसके प्रावधान है, वो सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार उसे समस्त विभागों में अक्षर से कड़ाई से पालन करेंगे। और जब ये नीति पालन हो जाएगी तो हम नियमितीकरण के एक कदम आगे बढ़ेंगे और लगभग हमें उम्मीद है कि हम लोग नियमितीकरण को पालेंगे। कब तक इंतजार करेंगे आप लोग? अभी इंतजार की स्थिति ये है कि जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी मंच से घोषणा की है कि 2023 की नीति को अच्छे से पालन करेंगे। जैसे ही अच्छे से पालन होगी तो उसके जो अगला स्टेप होगा, जैसे कि मान लो अभी मुख्यमंत्री, ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग बढ़ेंगे। पहले 2023 की जब संविदा नीति लागू हो जाएगी उसके बाद फिर दूसरी मांगों को रखा जाएगा। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए हमारे साथ दो कर्मचारी नेता बैठे हुए हैं। एक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, तो एक कह रहे हैं कि पहले जो 2023 की नीति है पहले वही पूरी तरीके से लागू हो जाए, फिर हम दूसरे मांग की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए नियमितीकरण हो जाएगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र जी से सवाल था मेरा। देखिए निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि वो जो 2023 में जिन लोगों को हॉरिजेंटल रूट से जो विज्ञापन निकलता है उसमें 50% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन वो खुद ही बता रहे हैं कि टेक्निकल खराबी की विभाग अपने से एक लाइन नीचे डाल दी गई जिसके कारण उनको मिल नहीं पाया। तो वही चीज मैंने अपने पूर्व के वक्तव्य में भी कहा कि इस तरह से इस लाइन को अलग करना चाहिए और जिस तरह से वो कुछ लोग उसमें हैं तो वो उससे फायदा लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो यही तो टेक्निकल की चीजें हैं। तो ये इस पे दबाव बनाया है। आज उन्होंने आश्वासन दिया कि 23 की नियमों को लागू करे, लेकिन उनका कहना अभी कर्मचारी श्रीवास्तव जी बोल रहे थे कि 18 की नीति के तहत उनको मिला है। तो मुझे याद है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी इस तरह से चौपाल लगाया करते थे और उस तरह से वो फिर नई पॉलिसी बनाया करते थे। तो उसकी तरह उन्होंने 2023 में जब चुनाव से पूर्व चौपाल लगाया था उसके तहत ये नीति बनी थी। हर जगह के उन्होंने लगाए थे, संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्स वालों के लिए, शिक्षा कर्मियों, इस तरह से सारे लोगों के लिए। तो ये निश्चित रूप से इस तरह से सरकार देखिए, सरकार दबाव पे काम करती है जब उनका वोटर जब बड़ी संख्या में बन जाता है। अभी भी कर्मचारी के नेता कह रहे थे कि शिक्षा कर्मियों का किस तरह से हुआ, क्योंकि वो लगभग 5 लाख 7 लाख की तरफ वोटर बन गए थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। तो वो उनकी मांग, उन्होंने भी बहुत लंबा संघर्ष किया। 95 में गुरुजी आए थे 500 रुपए और 95 में वो
इस तरह से गुरुजी और शिक्षाकर्मी की नीति लागू हुई थी, 500 और 1200 रुपए और 800 रुपए इस तरह से मिलते थे उन लोगों को, लेकिन उनका संघर्ष करते करते 2018 में उन लोगों को समान कार्य समान वेतन के रूप में फिर वो इस तरह से उनको लागू किया गया। इसी तरह से ये लोग भी संघर्ष करेंगे और निश्चित रूप से अपनी मांग करते रहेंगे और जुडिशरी के रूप में भी अपनी तरह से हाई कोर्ट और में जाके जिस तरह से गाइडलाइंस लेते रहेंगे तो सरकार निश्चित रूप से अपने ग्राउंड पे आएगी। और उसको क्या है कि निश्चित रूप से सरकार जो होती है वो अपने वोट कैंपेन पे ही ध्यान रखती है। अब जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, जिस सरकारी मिशनरी में काम करने लगते हैं, बीएलओ बनने लगते हैं, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने लगते हैं, तो इनकी जब संख्या हो जाती है तो ये सरकार समझने लगती है कि अगर इनको हमने नाखुश किया तो हमारे कामों में प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से एक कर्मचारी बहुत बड़ा रोल अपनाता है, चाहे वो चुनाव आयोग में हो, चाहे सरकारी नीतियों में हो, चाहे सेंटर की स्टेट की नीति हो, क्योंकि वह उनको जनता तक ले जाना और फिर उसकी जनता का फीडबैक सरकार तक लाना, ये दोनों काम करता है। तो वो इसलिए तो ये मांग, अब राजनीति आप जानते हैं कि दबाव की होती है, लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से आज भारतीय मजदूर संघ जो एक संविचारिक संगठन है सरकार का और उसके बैनर की तरह रखा है, तो उसको मुख्यमंत्री नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसकी तरह बात करेंगे। और मुख्यमंत्री तो क्या है, जो ब्यूरोक्रेट जिस तरह से सेक्रेटरी बताएंगे उस तरह से उनका पालन करेंगे। तो इस आंदोलन से उनको फायदा तो होगा, क्योंकि एक कमेटी बनेगी और कमेटी के रूप में उनको क्रियान्वयन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आज आश्वासन दिया है कि हम सामान्य प्रशासन और वित्त के तहत एक समन्वय के रूप में एक कमेटी बनाएंगे और इसकी तरह क्रियान्वयन करें, तो निश्चित रूप से इनको फायदा मिलेगा। और इस तरह से अपनी मांगों के बाद में, क्योंकि एक लोकतंत्र की क्रिया है, अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठना चाहिए और इनको कम्युनिटी, पदोन्नति, वेतनमान, इंक्रीमेंट, डीए और पीएफ वगैरह, इस तरह से ग्रेजुएटी और जिसको अपन कह सकते हैं कि यानी कि जो असमानता है उनको दूर कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है। रमेश जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, हम ये कह रहे थे, मेरा कहना ये है कि जब आप सीधे नियमितीकरण हो जाएगा तो सारी सुविधाएं नियमित कर्मचारियों के साथ मिलने लगेंगी, तो 2023 का जो पालन की बात आ गई है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। हमारी तो ये मांग है कि मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शासन को संविदा कर्मचारियों की संवेदना को समझते हुए सीधे नियमित, जो खाली वैसे भी 2 से 2.5 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं, आधा वेतन उनको मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और लेबर कोर्ट के भी आदेश है, तो सीधे एक लाइन में नियमितीकरण हो जाता। खाली पदों पे जो खाली पद पड़े हुए विभागों में वरिष्ठता के आधार पर नियमित हो जाता, सारी सुविधाएं हमको वैसे ही मिल जाती। अभी 2023 की नीति के तहत जो 50% पद आरक्षित है, आज जैसे गोविंद भाई की उम्र 55 साल हो गई, 50 साल हो गई, अब ये कहाँ एग्जाम देने जाएंगे आप मुझे बताइए। वो नियमित नए कर्मचारियों के साथ हम लोग जो 50-55 साल के हो गए वो कहाँ पर, आप वरिष्ठता के आधार पर उनका नियमितीकरण कर दे तो बहुत सरल सीधा सा उपाय। ये इस तरह के आदेश होने चाहिए कि नियमित सीधे नियमित हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए समय हो गया, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश राठौर जी आपका बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र सुल्ले जी